नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर पत्नी को मारपीट के बाद जिंदा जलाने के मामले में आरोपी पति के बाद सास दयावती की गिरफ्तारी हुई है। निक्की हत्याकांड में सास दयावती को गिरफ्तार किया गया है। सास पर भी निक्की भाटी को पीटने का आरोप है। कासना थाना पुलिस ने आरोपी सास को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां पर पत्नी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया और उसके बाद आपको बता दें कि पति के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, तो वहीं सास दयावती भी गिरफ्तार की गई है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर पत्नी को जिंदा जलाने का मामला और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अब पति के बाद सास की भी गिरफ्तारी हो गई है। देखिए तस्वीरें, वो दर्दनाक तस्वीरें जिस दर्द को निक्की ने सहा और जिंदा जलाने का यह पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद आपको बता दें कि निक्की की मौत हो गई और फिलहाल सास दयावती भी अब गिरफ्तार कर ली गई है। उसके ऊपर भी पीटने का आरोप है। तो सास दयावती को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल पति के साथ पुलिस की सुबह मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद अब सास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं निक्की हत्याकांड के आरोपी पति विपिन से पुलिस की मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक मेडिकल के दौरान विपिन ने पुलिस हिरासत से भागने की भी कोशिश की, जिस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चला दी। आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां आपको बता दें कि विपिन ने दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी निक्की को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। तो फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पर कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। एक पति ने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस ने संज्ञान थाना में मुकदमा पंजीकृत किया था और आरोपी पति को गिरफ्तार किया था। आज रिकवरी के लिए उसे थाना कासना पुलिस ले आई थी। जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने अपनी पत्नी को जलाया था, उसके बॉटल की रिकवरी के लिए यहाँ पे ले आई थी। रिकवरी के दौरान वो एक दरोगा की पिस्टल छीनकर भागा और पुलिस पे जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल को तत्काल जो है इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रचलित है। निक्की के पति था, उसका इनकाउंटर हुआ है और बताया जा रहा है कि जब उसको ले जाया जा रहा था मेडिकल के लिए, उसी वक्त उसने एक दरोगा की पिस्टल छीनी हो। पिस्टल छीनने के बाद वहां से भागने की कोशिश कर रहा था और कोशिश में ही पुलिस से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी, उसको अस्पताल ले जाया गया है। उनके जो पिता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप मांग कर रहे थे इनकाउंटर? ठीक है सर, मुझे बहुत खुशी है। ऐसा आदमी तो मरना ही चाहिए, आत्महत्या होनी चाहिए उसकी। मैं गलत काम करूंगा जब भी तो मैं भागूंगा, नहीं मैं क्यों भागूंगा, मैं बैठा रहूंगा। तो ये इनकाउंटर जो हुआ है वो उसमें संतुष्ट है परिवार का कहना है कि जो इनकाउंटर हुआ है कहीं ना कहीं वो भागने की कोशिश कर रहा था। कोई एविडेंस होगा जरूर, उसको छुपाने के लिए वो पुलिस कस्टडी से भागने की उसने कोशिश करी है और उसी में ये इनकाउंटर हुआ है। फिलहाल जो परिवार है वो पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहा है। साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। वहीं निक्की हत्याकांड ने देश में उबाल पैदा कर दिया है। वहीं हमारे संवाददाता मृतक निक्की के घर पहुंचे, जहां उनके परिजनों ने सनसनीखेज खुलासे किए। सुनिए। निक्की के परिवार में एक कार आई थी, मर्सिडीज कार, और लगातार जो निक्की के ससुराली जन हैं उस कार को मांग रहे थे। मर्सिडीज कार नहीं आई थी
कार न देने पर 35 लाख रुपए मांग रहे थे। ये वो कार है, मर्सिडीज कार है, जो अभी इनके भाई ने खरीदी है और ये घर में आकर खड़ी हुई। इस कार लगातार जो पति है वो मांग रहा था कि हाँ वो कार मुझे दो, वो कार मुझे दो, लिहाजा परिवार उस पर राजी नहीं था कि हाँ कार नहीं दी जाएगी। और आप खुद सोचिए कि हाँ लगातार इनका परिवार पैसा कोई भी चीज़ होती तो जब निकी घर आती थी उससे पैसे मंगाता था तो पैसे दिए जाते थे, पैसे लगातार दिए जाते थे और कई बार विरोध भी इसका किया गया और विरोध करने पर बाकायदा घर में जो है निक्की रही, पंचायतें बुलाई गई, 12 गांव की पंचायतें बुलाई गई, आपस में फैसला हुआ और निक्की वापस ससुराल चली गई। लेकिन जो दहेज के दानव थे उनकी जो भूख थी वो खत्म नहीं हो रही थी। मारपीट का सिलसिला लगातार जारी था और उसके बाद जब उससे भी उनका पेट नहीं भरा और उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो बाकायदा 6 साल के मासूम बच्चे के सामने पेट्रोल डालकर मां को आग के हवाले कर दिया। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। दरअसल पूरी वारदात के पीछे ये कारण गाड़ी रही और साथ ही साथ गाड़ी की वजह से ही जो पति था वो लगातार पैसे की मांग करता रहा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी से खबर है जहां पर खाने में देरी पर पति ने पत्नी की जान ले ली। जहां पर पत्नी के सिर पर फुकनी मारकर हत्या की। खेत से पहुंचकर दोनों में खाने पर विवाद हुआ। जहां पर गुस्साए पति ने लोहे की फुकनी सिर पर मार दी तो वहीं मृतका के भाई ने पुलिस को सूचना दी। आपको बता दें कि बद्दूपुर थाना क्षेत्र के सलीमपुर गाँव की पूरी वारदात बताई जा रही है। सर हमने मल्लपुर गांव में 3 साल पहले अपनी बहन की शादी किया था अमरीश के वहाँ पे। वहाँ से इन लोगों ने हम दहेज अपने हिसाब से दिया था जो हमारी औकात थी। इन लोगों ने दहेज को ज़्यादा मांग करने की वजह से रोज हमारी बहन को मारते पीटते थे और इसके बाद में आज दोपहर को उन्होंने जान से ही मार डाला। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और संभल से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पत्नी का पति ने दादा दियार से गला काट दिया। जहां पर आरोपी पति की पकड़ से छूटकर भागी घायल पत्नी। तो वहीं आपको बता दें कि पति ने पत्नी की हालत गंभीर देखकर आत्महत्या की। तो वहीं घायल पत्नी सपना का बदायूं में इलाज जारी है। अक्सर झगड़ा होता रहता था दोनों बीच, आज भी झगड़ा हुआ था। तो वहीं भैजोई कोतवाली के कस्बे के मुराव टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पति ने पत्नी का गला काट दिया और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। पति की पकड़ से पत्नी भागी, जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन आपको बता दें कि घबराए पति ने खुद मौत को गले लगा लिया। शादी इनने लव मैरिज करी थी मैरुला की लड़की से, इस्लाम नगर मैरुला। अच्छा, बहू कहाँ है? बहू मुझे ना पता था कहाँ है कहाँ ना, मुझे नहीं पता। मैंने लड़का भेजा छोटा वाला, आज छुट्टी थी। मैंने कहा बेटा मैं क्या करूँगी जाके, लल्ला तो लल्ली और तुम चली जाओ। तो वो आए तो जे भी गेट जे खुला था, अंदर से वो लगा था बड़ा वाला। तो लड़की पटवारी के घर में से अंदर को करी गेट खोलने को, तो 2 आदमी भागे थे। लड़की बता रही कूद के उधर के लिए, और लड़की ने गेट खोला तो धक्का मार के लड़के की बहू लड़के में धक्का मार के वो भी भाग गई। सूचना मिलते ही तत्काल स्थानीय पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और ये पाया कि एक व्यक्ति जिसका नाम करण है ये आत्महत्या की है। जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि इसकी जो पत्नी है सपना, जिसके साथ इसकी लव मैरिज हुई थी, और मृतक ने अपनी पत्नी सपना के गले के ऊपर बहुत गहरा घाव कर दिया था, चाकू से वार कर दिया था। वार करने के बाद लड़की तुरंत भाग के खुद ई-रिक्शा में बैठ के अपने मायके चली गई थी, जहां पे थाना इस्लाम नगर में यह सूचना प्राप्त हुई और उसका इलाज बदायूं मेडिकल कॉलेज के अंदर चल रहा है। मृतक का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है और इस पूरी कार्रवाई में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम पेशी की जाए। देखो, जैसा कि आज ये बैजू थाना क्षेत्र का एक कस्बा का मुराव मोहल्ला कहलाता है, यहाँ पर एक करण नाम का व्यक्ति है। उसने 2-2.5 महीने पहले किसी की महिला से लव मैरिज की थी और उसको अपने घर में रखता था। आए दिन विवाद रहता था। उस विवाद के कारण आज विवाद इतना बड़ा कि बताया ये जाता है कि ये जो करण है इसने अपनी सपना नाम की पत्नी की गला काटा हत्या की नियत से, और गला काटने के बाद उसको कमरे में बंद कर दिया। बताया जाता है कि बच्चे ने किसी ने कमरा खोला, कमरा खोलने के बाद वो महिला निकल कर भागी और फंसने के डर से उसका जो पति था करण वो फांसी पर झूल गया। फांसी पर झूलने से उसकी दर्दनाक मौत
मौत हो गई। इस क्राइम को लेकर के कस्बे में हलचल मच गई और वहाँ पर सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी पहुँचे। जो करण था उसकी डेड बॉडी को पीएम भेजा गया है और जो घायल अवस्था में, गंभीर अवस्था में जो सपना है, वो बदायूं के जो सरकारी अस्पताल है उसमें इलाज जारी है। सुनील राघव कैमरामैन जून के साथ भारत समाचार, भैजोई, संभल। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एसएससी को लेकर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। रामलीला मैदान में स्टूडेंट और शिक्षक पहुंचे। हजारों की संख्या में स्टूडेंट और शिक्षक पहुंचे। स्टूडेंट शिक्षक ने सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी दर्ज कराई। आप ही लोगों की तरह भाई साहब जिनके पास प्रकृति में बैठने के लिए चीज दी है तो उसका पूर्ण इस्तेमाल करो। चंदौली से अगली एक बड़ी खबर, जहां पर तटवर्तीय गांव के घरों में पानी पहुंचा तो वहीं नेक नामपुर, नंगई, नवाबपुर, मवैया में पानी पहुंचा तो वहीं 15 कच्चे मकान ढह गए। कई घर गिरने की कगार पर हैं। पशुओं के लिए चारे की किल्लत सामने देखने को मिल रही है। किसानों की कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई। आपको बता दें कि डीएम और एसडीएम हालात का जायजा ले रहे हैं। लोगों को राहत केंद्र पर पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं चंद्रप्रभा नदी के बढ़ते जलस्तर ने तबाही मचाई हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि चंदौली के बाढ़ प्रभावित बबुरी क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। मकान गिरा है, पानी सब भर गया है। कब से पानी परेशानी झेलना पड़ रहा है? रात कितने बजे? रात से साझा ही से परेशान। 2 बजे आपका मकान भी गिर गया है? हाँ, सब गिरा है। काफी कितना नुकसान हुआ है? हमारा नुकसान हो गिर गया। अब तो बैठ जाएगा। आम के घर में है हम लोग। सरकार से क्या मांग करती हैं? अरे मांग करती हूँ यही कि हम लोग को भी छाया मिले। ये सब बैठ जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चे के लिए? कल से दोपहर से। कल से मौके पे कोई अधिकारी आए अभी? कोई नहीं। कोई राहत सामग्री आप लोग को? कोई नहीं। क्या काफी समस्या सामना झेलना पड़ रहा है? सारा थाने से देख के चल गल। आपका भूसा उसा ये डूबा हुआ है, मकान डूब गया है, घर द्वार सब डूब गल, गेहूँ चाउर सब डूब गल। तो किस तरह कैसे अपना जीवन भरण पोषण करेंगे? अब कैसे करें जा? दिखाइए कैसे होई? सरकार से क्या मांग करती हैं? सरकार आवास दे, घर द्वार दे, खाने के दे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बदायूं में गंगा रामगंगा में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। तो वहीं बाढ़ के चलते दोनों नदियां उफान पर हैं। सड़कों पर नाव, 40 से अधिक गांव प्रभावित हैं। कई गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। 25 गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। 40 गांव में नाव ही आवागमन का सहारा बनी हुई है। सहसवान तहसील के 10 से 12 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। परेशानी सर क्या है, मतलब इतनी तेजाई से पानी बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो हमें समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो रही है। और एक तो कटान बहुत तेजाई से जल रहा है। कटान देखो अभी भी फिलहाल में ढाई गिरी हैं और ये प्रशासन जो काम करवा रहा है तो कटान में इससे कोई समाधान नहीं है। और जो सूखा में काम चलता है अधिकारी वगैरह कोई भी देखता नहीं है। 1700 मीटर की रेंज में जो मतलब पास हुआ था, हमने यूट्यूब की मांग की थी, इसमें परकोपान लगा के दिया है। और वो भी परकोपान इस हिसाब से लगाया है कि मतलब जोहर भी अच्छी तरह से नहीं लगाया। जो गंगा का बहाव है स्पीड किनारे पे ज्यादा चल रहा है। अब बताओ जो घर खाली हो गया है, इन्होंने पशु वगैरह अपने खेत में बांध लिए हैं। और अब ऐसे तो मतलब गांव में बस चिंता बढ़ती जा रही है, दम पे दम मतलब करें क्या, कहाँ जाएंगे। सर यही तो कटान चल ही रहा है इस समय। तो कटान की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है। देख ही रहे हैं कि अब ये घर खाली करके चले गए लोग। कुछ इंतजाम पहले किए गए थे लेकिन उससे सर कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ इंतजाम किया गया। आगे वहाँ पर 200 मीटर जगह छोड़ करके अगला गांव को बचाने की कोशिश की, लेकिन 200 मीटर जगह खाली करके वही गंगा चल रही है। खागी नाला भी जाएगा इस चक्कर में। हापुड़ से बड़ी खबर, जहां पर गंगा किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुस गया तो वहीं 2 गांव में बाढ़ के कारण हालात खराब बने हुए हैं। तो वहीं बाढ़ से परेशान ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। गांव में कई फुट तक पानी भर गया है। तो वहीं पानी से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि नाव से ही आवागमन किया जा रहा है। स्कूली बच्चे और ग्रामीण जलभराव होने से परेशान हैं, जहां पर शहर से संपर्क भी टूट चुका है। खाने का संकट भी ग्रामीण झेल रहे हैं। हापुड़ प्रशासन पर ग्रामीणों ने अनदेखी का आरोप लगाया है। खाना पूर्ति कर वापस लौट जाते हैं अफसर, ये आरोप लगाया गया है। जहां पर आपको बता दें कि गढ़ खादर क्षेत्र के गांव चक, लठीरा और काका ठेर के मड़ैया में पानी घुसा है। एक बार उनकी और बना लो। आओ घर में धस रहे, आओ रे घर में धस रहे, गाड़ी जाओ।
कल तो पक्का ही होएगा यहाँ। तो देखिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी में किस कदर या तो नाव, और जहां पर पानी कम है वहां पर सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली ही सहारा बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार उनकी और बना लो। आओ घर में धस रहे हैं। आओ रे घर में धस रहे हैं, गाड़ी जाओ। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों की फसल जो है उसको किस तरह से बाढ़ के पानी ने भारी नुकसान पहुंचाया है। तस्वीरें आप सभी के सामने कि आखिर किस कदर बाढ़ के पानी से लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया। तो वहीं यूपी की सियासत में सपा से पूजा पाल की बर्खास्तगी ने पीडीए फॉर्मूले पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट देखिए आप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन वही सवाल उठता है कि उनकी खुद की पार्टी ने विधायक पूजा पाल को बर्खास्त कर दिया। क्या आईना है अखिलेश यादव की राजनीति का, जिसमें पार्टी की आंतरिक राजनीति और बाहरी बयान अलग अलग नजर आते हैं। पूजा पाल प्रकरण ने सपा के पीडीए फार्मूले पर सवाल खड़े किए। पार्टी को डर था कि पूजा पाल से रणनीति बिगड़ सकती है। पीडीए का लक्ष्य ओबीसी और दलित वोट बैंक को साधना। पूजा पाल की बर्खास्तगी ने सामाजिक वर्ग को झटका दिया। क्या पीडीए सिर्फ नारा और जमीन पर बेअसर साबित हुआ? पूजा पाल प्रकरण ने सपा की पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह उठता है कि क्या पार्टी को डर था कि पूजा पाल की मौजूदगी से यह रणनीति बिगड़ सकती थी? सपा ने ओबीसी और दलित वोट बैंक को साधने के लिए पीडीए फार्मूला बनाया था, लेकिन पूजा पाल जैसे नेताओं की बर्खास्तगी उसी सामाजिक वर्ग को झटका देती है। क्या यह साबित करता है कि पार्टी का पीडीए सिर्फ नारा था और जमीन पर उसका कोई असर नहीं है? अध्यक्ष का निर्णय हो गया, निकाल दिया, हम क्या तो अच्छा किया। जो आदमी पार्टी के प्रति लगाव नहीं है, सदन में पार्टी के खिलाफ बात करता है, उसे निकाल ही देना चाहिए। सवाल यह भी उठता है कि क्या पार्टी में अभी भी यादव मुस्लिम वर्चस्व बना हुआ है और गैर यादव ओबीसी नेतृत्व को हाशिए पर रखा जा रहा है? बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी नेताओं को प्रमुख भूमिका दी है, जैसे केशव प्रसाद और अनिल राजभर, जबकि सपा ऐसे करने में विफल रही। पूजा पाल के मामले में सपा की दोहरी राजनीति नजर आई। बीजेपी ने अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की तो सपा ने उसे राजनीतिक बदला कहा, लेकिन खुद पूजा पाल से किनारा क्यों? इससे यह भी सवाल उठते हैं कि क्या गैर यादव ओबीसी नेताओं को पार्टी में पर्याप्त नेतृत्व का अवसर नहीं मिल रहा है? क्या सपा केवल यादव मुस्लिम समीकरण पर निर्भर रह गई है? यही वजह है कि पूजा पाल की बर्खास्तगी का मामला न केवल सपा की आंतरिक राजनीति को उजागर करता है, बल्कि उसके पीडीए फार्मूले की जमीन पर वास्तविकता पर भी भारी सवाल खड़े करता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो देखिए इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो लगातार अखिलेश यादव बनाम पूजा पाल का ये जो मुकाबला है, कहीं ना कहीं अब ये नई रणनीति को लेकर क्या स्थिति है उसको लेकर कहता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने जो पूजा पाल के आरोप है उसको लेकर भी उन्होंने साफ कहा कि कोई और मरवा देगा और आरोप हम पर लग जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मेरठ मैवरिक्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नोएडा सुपर किंग्स को 41 रन से हरा दिया। तो वहीं मेरठ ने टूर्नामेंट में ये तीसरी जीत दर्ज की है। निर्धारित लक्ष्य को पीछा करते हुए नोएडा की पूरी टीम 143 रन बनाकर ढेर हो गई।
मेरठ मैवरिक्स ने नोएडा सुपर किंग्स को 41 रनों से हरा दिया है। अब मेरठ मैवरिक्स ने इस टूर्नामेंट में अपना तीसरा मैच जीत के साथ दर्ज कर लिया है। पॉइंट टेबल में भी मेरठ मैवरिक्स की टीम ऊपर पहुंच गई है। फिलहाल दोनों टीमों की तरफ से कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन जिस तरह से मेरठ मैवरिक्स ने बैटिंग की, जो उनके प्लेयर्स थे उन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते ये पूरा मैच मेरठ मैवरिक्स के हाथ में आया और नोएडा सुपर किंग्स को 41 रनों से हरा दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ झा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। मेरठ मैवरिक्स ने नोएडा सुपर किंग को 41 रनों से हरा दिया। मेरे साथ बात करने के लिए मेरठ मैवरिक्स के कार्तिक हैं। कार्तिक, शानदार आज गेम रहा आप लोगों का और 41 रन से जीत दर्ज की। काफ़ी अच्छा लग रहा है। लास्ट गेम हम हारे थे, तो अभी ये काफ़ी अच्छा है अपनी टीम के कॉन्फिडेंस के लिए और आगे के लिए। जिस तरह से आप लोग इस टूर्नामेंट में लगातार पॉइंट टेबल में ऊपर बढ़ रहे हैं, आज आप लोग ने जो मैच जीता उसके बाद तीसरा मैच ये आप लोग की जीत में दर्ज हुआ है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? ऑलमोस्ट हमारे 4 गेम हो चुके हैं और हम जैसे टूर्नामेंट देख भी रहे हैं और हर टीम के खिलाफ खेल भी चुके हैं, तो एक आइडिया मिल चुका है किस टीम की क्या स्ट्रेंथ है। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि अपोजिशन किस अपोजिशन के खिलाफ हमारा क्या प्लान, अलग प्लान रखेंगे। जैसे कि विकेट डिफरेंस है, हर दिन अलग विकेट पे गेम खेला जा रहा है और अलग अपोजिशन है, तो ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं, तो अब वैसे ही प्रिपरेशन करेंगे अपनी। यूपी T20 का जो फॉर्मेट है वो एकदम इंटरनेशनल की तरह है, तो इस आयोजन से क्या अनुभव हो रहा है आप लोगों को? काफ़ी अच्छा, अगर यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं कॉन्फिडेंस मिलता है आगे डोमेस्टिक के लिए, आगे ऊपर के लेवल के लिए, और सभी यंगस्टर को एक आइडिया मिल रहा है कैसे क्रिकेट ऊपर के लिए खेला जाता है, क्योंकि सेम ही क्रिकेट खेली जाती है और उनको आइडिया मिल रहा है, कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ से आगे के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ झा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। मेरठ मैवरिक्स ने नोएडा सुपर किंग को 41 रनों से हरा दिया। नोएडा के कप्तान शिवम चौधरी हैं। शिवम, क्या हुआ आज आप लोग अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पाए? नहीं, वो मेरठ आज हमसे बेटर खेली और जो हमारी बैटिंग यूनिट से जो हमको एक्सपेक्टेशंस थी, हमारी बैटिंग वैसा नहीं कर पाई, तो उसकी वजह से हम लोग को हार का सामना करना पड़ा। इस टूर्नामेंट में आपकी टीम ने 2 मैच जीते हैं, फिलहाल पॉइंट टेबल में अभी नीचे चले गए, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आई थिंक 2 जीते हैं हम लोग, 3 हारे हैं, काफ़ी क्लोज टेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई टीम बहुत ज़्यादा आगे चली गई है, तो वी कैन टर्न इट अराउंड। अभी हमारे पास 5 मैचेस हैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, तो अगर अच्छा करते हैं तो वी कैन कम बैक। अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में प्लेयर काफ़ी जल्दी आउट हो गए, ये भी एक वजह है? नहीं, बिल्कुल वही एक वजह रही कि हम लोग जैसे जल्दी विकेट दे रहे हैं, तो उसके कारण हम लोग बैकफुट पे आ जा रहे हैं। यूपी T20 का जिस तरह से आयोजन हो रहा है, इंटरनेशनल फॉर्मेट पे ये पूरा आयोजन कराया जा रहा है, तो इससे क्या लगता है जो छोटे शहर के प्लेयर्स हैं उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है? ये डेफिनेटली आई थिंक ये UPCA का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इतना बड़े लेवल पे ये यूपी T20 लीग करा रहे हैं। आई थिंक इससे अच्छा प्लेटफॉर्म यूपी क्रिकेटर्स के लिए नहीं हो सकता, तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ झा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल